नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वी डिजर्व पर। और पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि BTR ने नया एग्जाम पैटर्न निकाल दिया है, तो उसी के ऊपर बात करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। ये जो नया एग्जाम पैटर्न निकाला है BTR ने, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव इसमें इसलिए लाया गया है ताकि जो इतने सारे बच्चे इतने सालों से बैक का पेपर बार बार दे रहे हैं और क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका दिया है BTR ने। ठीक है, पर फिर भी इसको क्लियर कर पाए हम और इसको पार कर जाएं इस साल, जो भी आपके बैक पेपर हैं उसके लिए एक स्ट्रेटेजी आपको जरूर बनानी पड़ेगी। क्योंकि सुनने में लगता है कि ऑब्जेक्टिव हो गया है तो क्लियर कर जाएंगे, पर ये वही कर पाएंगे जिनको थोड़ी मदद मिल जाएगी। जिन सेंटर्स पर, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जहाँ पर पेपर तरीके से हुए, स्ट्रिक्टली हुए, और वहाँ पर अगर कोई बैक वाला स्टूडेंट है तो उनको पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए हमें, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कि सिर्फ यही पता नहीं होना चाहिए कौन सा आंसर है, ये भी पता होना चाहिए बाकी तीन क्यों नहीं है। अदरवाइज एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है और सही होने के चांसेस आधे रह जाते हैं। और भी मैं बोलूँ 25% रह जाते हैं। 4 ऑप्शन है, 1/4 25% रह जाएंगे ऑप्शन, अगर चारों में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी जरूर चाहिए। पर यहाँ पर हमें स्ट्रेटेजी बनानी है किसकी? पास होने की। क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, बैक का पेपर नहीं निकल पा रहा है, तो आप लोग पास हो सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटेजी की जरूरत है। 3 तरह के लोगों की बात करेंगे अपन यहाँ पर। कि एक तो होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जिनको काफ़ी कुछ याद है। दूसरे कैटेगरी होती है बच्चों की जो मीडियम पढ़ते हैं, जिन्हें कुछ पढ़ते हैं और कुछ याद रहता है। और तीसरे तरह के होते हैं जो कुछ ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं। तो इन तीनों ही कैटेगरी की, तीनों ही तरह के बच्चों की अपन बात करेंगे इस वीडियो में, पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो लोग बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, जो अच्छा याद रख लेते हैं। पर ऑब्जेक्टिव के लिए अगर मैं बोलूँ, आप कितना ही अच्छा पढ़ लें, अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की कैसे प्रैक्टिस करते हैं उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाती है। पर जो लोग ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए भी, वो भी इस पेपर में 30 में से 15 से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे। 15 या मैक्सिमम 20। मान लीजिए आपके 18 नंबर आ जाते हैं, तब भी आपको 5 नंबर चाहिए एटलीस्ट 23 नंबर लाने के लिए। पर क्योंकि मैं फर्स्ट कैटेगरी वाले, फर्स्ट टाइप के बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो अच्छा पढ़ लेते हैं, जो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो मैं ये मानता हूँ 70 में से कम 40-45, 40 से 50 के बीच में उनके नंबर आने चाहिए, तब तो वो अच्छे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप उधर 30 में से सिर्फ मैक्सिमम 20 ही ला पा रहे हैं मान लीजिए, तो 20 नंबर आपको इधर लाने होंगे सब्जेक्टिव में। अब सब्जेक्टिव के बारे में अपन को पता है कि 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 अपन को करने हैं। 8 10 नंबर के होंगे, यानी 40 में से आपको कम से कम 20 और लाने हैं, तब आप 70 में से 40 ला पाएंगे, तब आप अच्छे कहलाएंगे। ठीक है ना? तो बाकी के 4 क्वेश्चन में 20 नंबर लाना मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं है। अगर 30 में से 20 आपके उधर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो 4 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव के हैं उनमें 20 नंबर लाने का मतलब है कि 10 में से 5 नंबर आपको लाने हैं। तो 10 में से 5 लाए जा सकते हैं आसानी से। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, तो आप डायग्राम बनाइए, पॉइंट्स वाइज लिखिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिए, उन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के आंसर्स आप बुक में से लिखिए। एन के पर निर्धारित मत रहिए। एन के अपन को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता देती है, पर उसके आंसर मैक्सिमम टाइम कई जगह गलत है। अगर आपको कहीं गलती लगती है, कहीं प्रॉब्लम दिखती है, तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट्स में कमेंट करके। तो सीधी सी स्ट्रेटेजी है, जो अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा याद रख सकते हैं, उनके लिए क्या कि टारगेट करिए 30 में से आपके 20 मार्क्स आ जाएं। उसके लिए थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, इसमें भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ऑब्जेक्टिव कंटेंट चाहिए, ऑब्जेक्टिव मटेरियल चाहिए, तो आप कमेंट्स में अपना ईमेल आईडी, ब्रांच और ईयर लिख दीजिए, आपको मेल कर देंगे। और सब्जेक्टिव के लिए आप टारगेट करिए कि 40 में से आप एटलीस्ट 20 ले आएँ। तो यानी 10 में से 5 का मिनिमम आपको टारगेट करना है। अब दूसरा तरीका ये भी आप कर सकते हैं कि 10 में से 5 ना टारगेट करके आप सिलेबस थोड़ा सा कम पढ़ें, पर अच्छे से पढ़ें।
और 30 में से 20 का टारगेट करें, यानी आपको 10 में से 6 या 7 का टारगेट करना होगा फिर। पर आपको उसके लिए जो बचा हुआ पोर्शन है, आधा पोर्शन, उसको ढंग से पढ़ना होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे वो पूरे सब्जेक्ट में से आएंगे, पूरे सिलेबस में से, किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस में से आएंगे। तो उस सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको पता नहीं चल पाता है तो ब्रांच लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, हम आपको उसके इंपॉर्टेंट बता देंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उन इंपॉर्टेंट्स में से 70% के लिए ही डेडिकेटेडली पढ़िए, तो भी आप अचीव कर सकते हैं 40 में से 20। समझ रहे हैं बात को? तो ये बात हुई अपनी किसकी, जो लोग अच्छा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा याद रख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मीडियम पढ़ सकते हैं, एवरेज मार्क्स लाते हैं, यानी 70 में से 30 के आसपास, 30-35। ऐसे बच्चे वो होंगे जिनके 30 में से 12 भी नहीं आ पाएंगे ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि वो मीडियम पढ़ते हैं, एवरेज पढ़ते हैं, तो उन्हें कन्फ्यूजन रहता है ऑप्शंस में, क्योंकि वो इतने डीपली कॉन्सेप्ट्स को कवर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके 30 में से 12 भी आ जाते हैं तब भी आपको 11 नंबर लाने हैं। अब वो 11 नंबर कैसे आएंगे, ये जस्ट पास होने की बात है। पर आपको अगर 30 नंबर लाने हैं या 35 लाने हैं, तो अगर मैं उधर 30 में से 12 भी मान लूँ तो इधर 40 में से कितने लाने होंगे आपको, कम से कम 20। वही वाली बात आ जाएगी वापस से कि 10 में से 5, 10 में से 6 आपको मिनिमम टारगेट करने पड़ेंगे। और ये तभी हो सकता है जब आप डायग्राम्स याद रखें, जब आप पॉइंट्स में लिखें और हेडिंग बना के लिखें। ठीक है, ये कई बार लगता है कि यार ये लड़कियों वाले काम है, सजाना और पॉइंट्स में लिखना और अलग अलग तरह के पेन यूज़ करना। पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सी सफाई से लिखेंगे, अच्छे डायग्राम बना लेंगे 1-2 और पॉइंट्स में लिख देंगे बात को, तो आपको अच्छे से अच्छे ही नंबर मिलेंगे। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर अगर जिसको लिखा हुआ अच्छा दिखता है, डायग्राम अच्छा साफ दिख जाता है, तो उन्हें एक नज़र में समझ में आ जाता है कि बच्चे को पता है या नहीं पता है। एग्जामिनर सिर्फ यही करता है। मैंने खूब कॉपीज़ चेक करी है। जब हम कॉपीज़ चेक करते हैं तो हम यही देखते हैं, सबसे पहले एक नज़र में पता चल जाता है कि ये बच्चा जानता है या नहीं जानता है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डायग्राम्स बनाइए, पॉइंट्स में लिखिए, क्या लिखना चाहते हैं उसका हेडिंग ऊपर ही लिखिए, तो श्योर नंबर अच्छे मिलेंगे। और आखिरी के 5-10 मिनट बचा के रखिए। यह नहीं कि एंड तक भी कॉपी खींच रहा है इन्विजिलेटर और आप लिखते जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आखिरी के 5 मिनट में लिखना बंद कर दीजिए और जो पुराना लिखा है उसमें आप देखिए मेन लाइंस, मेन कंसेप्ट्स, मेन कमेंट्स क्या क्या हैं, उनको अंडरलाइन करिए, उनको थोड़ा सा सजाइए, नंबर ज़्यादा मिलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में 10 में से 4 मिलते होंगे तो 10 में से 6 हो जाएंगे सिर्फ इस काम से। तो जब 2 नंबर बढ़ रहे हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, और तो इतना दुख, इतना दर्द नहीं आना चाहिए शरीर में कि यार ये काम कैसे करें। ठीक है, अब बात आती है उनकी जो कतई मरे गरे हैं, बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं पर बैक का पेपर नहीं निकल रहा है। तो बुरी से बुरी स्थिति में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रह रहा है, कुछ आप कर नहीं पा रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे एग्ज़ाम पास करेंगे? सुनिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, तो उनमें से आप देखिए कि अगर मैं रैंडमली गिन लूँ तो 7 चौक 28, यानी अगर 1/4 क्वेश्चन का ए ऑप्शन होगा, 1/4 क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा, 1/4 क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा, तो आप ये मान लीजिए कि कम से कम 7 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जिनका एक कॉमन ऑप्शन होगा, ए या बी या सी या डी। तो जो भी आपकी मर्जी करे उस दिन ऊपर वाले का नाम लेके 30 के 30 क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन खींच देना एक तरफ से, वही टिक लगाने। ठीक है ना? फायदा क्या होगा इससे कि आपके कम से कम 30 में से 7 तो पक्के हो जाएंगे, 7 नंबर आगे बचे कितने? 16 नंबर और लाने हैं अपन को, जस्ट पास होना है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको जस्ट पास होना है, बैक है 3 साल से 2 साल से बैक चल रही है, निकल नहीं पा रही है। अब जो ये 16 नंबर लाने हैं, ये उन 8 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, उन 4 में से आपको 16 नंबर लाने हैं, यानी 4 चौक 16, 10 में से 4 के लिए टारगेट करना है आपको। तो अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे और किस्मत पे छोड़ेंगे कि यार जो याद रहेगा और वही क्वेश्चन आ जाए तो हम लिख दें, इससे बढ़िया है कि आप आधा ही सिलेबस पढ़िए, आधा ही सिलेबस पढ़िए, ढंग से पढ़िए और 4 ही क्वेश्चन टारगेट करिए। उस आधे सिलेबस में से कम 4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे।
और आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि इस सिलेबस में से आधा पोर्शन कौन कौन सा पढ़ें, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको पहले भी कहा है, कमेंट्स में कमेंट डालिए, अपनी ब्रांच, अपना ईयर और कौन से सब्जेक्ट में आपकी बैक है वो लिख दीजिए। उस सब्जेक्ट में कौन कौन से मेन पोर्शंस हैं जिनको आपको कवर कर लेना चाहिए ताकि आपकी बैक निकल जाए, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आधा पोर्शन ही पढ़िए, पर ढंग से पढ़िए और 40 में से 16 नंबर ले आइए। और उधर 30 के 30 क्वेश्चन में एक साइड से ए बी बी या सी सी जो भी आपका मन करे, चारों में से कोई एक ऑप्शन मार दीजिए, तो 7 नंबर उधर आ जाएंगे, 16 इधर आ जाएंगे, आप एटलीस्ट पास कर जाएंगे, इतने सालों का बोझ हट जाएगा और बैक क्लियर हो जाएगी। सुनहरा मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 7 नंबर तो फ्री में मिल रहे हैं आपको, और उधर भी 8 में से 4 का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको भुनाइए। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें, कोई बात हो तो बात करें, और जिसको भी मटेरियल चाहिए हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जानने हो, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए, ओनली एट वी डिजर्व।